Hello, students. So let's start the new chapter. Name: Mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है हमारी थर्मल, वो है हमारी इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी. व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडीज? एक्चुअल में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, नहीं, इसको इलास्टिसिटी से नहीं स्टार्ट करते, इसको स्टार्ट करते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स से. इसको स्टार्ट करते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स. तो डिफॉर्मिंग फोर्स से स्टार्ट करने के लिए कैसे बताएंगे इसको? जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाता है, तो वो कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स. अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा रहे हैं, कि सपोज मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया और इसकी शेप चेंज हो गई, तो जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊं और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ले, तो वो कहलाएगी हमारी इलास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी क्या होगी? आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ ऑब्जेक्ट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. इसी तरीके से अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊं और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन ना कर सके, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगी हमारी प्लास्टिक बॉडी. वो क्या कहलाएगी? हमारी प्लास्टिक बॉडी. और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी. उसको बोलेंगे हम प्लास्टिसिटी, अपोजिट टू इलास्टिसिटी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो उस वो कुछ एरिया पे लगेगा फोर्स, और उसकी वजह से जो चीज डेवलप होगी उसका नाम होगा स्ट्रेस. उसका नाम होगा स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या कहलाता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस कहलाता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. क्या इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब स्ट्रेस जो है वो होता है जनरली तीन टाइप का. सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल जैसे नाम से ही पता चल रहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पे फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ के अक्रॉस, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ये फिर से दो टाइप का होता है. पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस. वो स्ट्रेस जो उसकी लेंथ में चेंज करते हैं बॉडी की, वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस. और दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. अगर लेंथ इंक्रीज हो रहे होने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस. और अगर लेंथ डिक्रीज होने की वजह से हुआ है, तो वो कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रेस है, दूसरा नंबर आता है उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर. ये किसके इक्वल होता है? प्रेशर के. यानी कि ये पूरे वॉल्यूम पे लगेगा. अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो उस स्ट्रेस का नाम कहलाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. और अगर किसी ऑब्जेक्ट के हम टेंजेंशियली लगाएं स्ट्रेस, तो वो कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस. और शेयरिंग स्ट्रेस. इससे अलग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी शेप और साइज चेंज हो रही है, तो उसमें डेवलप होता है स्ट्रेन. क्या डेवलप होता है? स्ट्रेन. स्ट्रेन को कैसे बताएंगे हम? स्ट्रेन को बताने के लिए मैं लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला, और वो कहलाता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन.
अब डायमेंशन में लेंथ आ सकती है, वॉल्यूम आ सकता है, एंगल भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ ये फिर से तीन टाइप का होता है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल की जिसकी अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा एल बाय एल। दूसरा कहलाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फिर से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए उसको मैं लिख रहा हूँ वीएस से, और ये कहलाएगा डेल्टा वी बाय वी। और तीसरा होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन को आप इस तरीके से समझिए कि एक बॉक्स है विच इज फिक्स्ड एट लोअर, और यहां पर ये, इसको हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया था, इसकी वजह से ये टिल्ट हो गया थोड़ा। ये डिस्टेंस सपोज्ड एल है, एक्स है, और ये इसकी साइड थी इनिशियली एल। तो इसको लिखते हैं हम टेन थीटा इक्वल्स टू ईटा बाय एल, एक्स बाय एल, टेंजेंशियल स्ट्रेस को। ये इनके फॉर्मूले हैं। इससे अगर आगे हम जाते हैं तो हर एक चीज की लिमिट होती है। उस लिमिट तक, उस लिमिट तक अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट अपनी अगर ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर पा रहा है, तो वो लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट। क्या कहलाती है वो? इलास्टिक लिमिट। अच्छा, एक और स्ट्रेस होता है जिसका नाम होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस उसको बोलते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट जिस फोर्स पे आके वो ब्रेक हो जाएगा, जिस स्ट्रेस पे आके। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. In short, stress upon strain equals to E. और ये E क्या है? E है मॉडुलस ऑफ रिजिड इलास्टिसिटी। इसे मॉडुलस का बोल के मैं प्लूरल फॉर्म बोल रहा हूँ, मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है? देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैं पहले बना देता हूँ। एक एक्सिस पे लिया मैंने स्ट्रेस और दूसरे पे लिया स्ट्रेन, और ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ये ए पॉइंट है, ये है सी पॉइंट, ये है हमारा डी पॉइंट, और ये है मेरा ई पॉइंट। ये ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ये फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ को। यहाँ पे ओबे हो रहा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। ये जो हमारा बी पॉइंट है, बल्कि सी पॉइंट जो है वो कहलाता है यील्ड पॉइंट। ठीक है। उसके बाद ये जो ई पॉइंट है इसका नाम होता है फ्रैक्चर पॉइंट। इसी तरीके से इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बी और डी क्लोज टू ईच अदर, बी एंड डी आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, तो ये कहलाएंगे हमारे, हमारा जो मटेरियल होगा, मटेरियल जो होगा दैट इज ब्रिटल, मतलब जल्दी ब्रेक हो जाएगा। एंड इफ
P and D are far, then material will be ductile and malleable. Ductile and malleable. अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। देखो, आप ऐसे समझो कि एक सिलेंडर बनाता हूं मैं, ये मेरा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को मैंने, ये फिक्स है इसका, ये वाला एंड जो है इसका ये फिक्स कर दिया, और मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया, इसको मैंने टर्न किया। अब जैसे ही मैं इसको मोड़ूंगा तो ये वाला पॉइंट रिवॉल्व होके इधर आ गया, ये वाला पॉइंट रिवॉल्व होके इधर आ गया। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बना रहा हूं, बड़ा करके। ये वाली लाइन है, ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये जो रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये हुआ कुछ ऐसे ट्विस्ट, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा इस पे। तो भैया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो कहलाएगी हमारी रेडियस, ये इसका सेंटर एक्सिस है, नॉट दिस वन डायग्राम। ये हमारा इसका सेंटर एक्सिस है, और यहां कहीं इसका होगा सेंटर। ये एंगल बना थीटा, और ये वाला एंगल बना फाई। ये एंगल ऑफ शेयर कहलाएगा और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, ये जो डिस्टेंस है वो है आर, ये डिस्टेंस बोल दी सपोज, अच्छा ये लेंथ है एल, और इसको मैंने सपोज बोला डेल्टा एल, आर्क की लेंथ। तो आर्क की लेंथ अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। और अगर इसके हिसाब से लिखें, वाले ट्रायंगल के हिसाब से, तो डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, एल फाई। दोनों को क्या कर दो, दोनों को कर दो इक्वेट, यहाँ पर जब जैसे ही दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर थीटा इक्वल्स टू एल फाई, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है फर्स्ट, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक हमारा ये बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और यहां हमने फोर्स लगाया एफ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो ये है, ठीक है। आगे कहा है इसने, कंसिडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एंगल थीटा विद अ प्लेन एट राइट एंगल टू द बार लेंथ। ओके, ठीक है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि एक हमने एरिया ऐसे करके चूज कर लिया, ये वाला, ये एरिया है ए, मतलब मैं इसे इधर बना दूं, ये एरिया है ए, और ये वाला जो एरिया है वो हमने चूज किया है, ठीक है। और फोर्स जो लगा है इस पे वो लगा है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस तरीके से तो इधर आएगा एंगल थीटा। सबसे पहले अगर ये एफ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा,
और इधर आएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा आ गए। इसी तरीके से अगर मैं अ, ये वाली साइड बताऊं, देखो ट्रायंगल के हिसाब से ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस। ठीक है, ये है हाइपोटेनस। तो सॉरी, ये ट्रायंगल के हिसाब से ये है बेस। बेस की जगह लिखो ए, और हाइपोटेनस की जगह लिखो सपोज ए डैश। तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, कॉस थीटा के। तो ए डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, ए डैश आ जाएगा ए बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालना है फोर्स, टेंसाइल फोर्स, मतलब जो इसको स्ट्रेच करेगा, इस वाले एरिया को। तो वो सॉरी, मुझे निकालना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे निकालूंगा मैं, फोर्स कौन सा वाला फोर्स, ये वाला फोर्स एफ कॉस थीटा। और एरिया कौन सा लूंगा, ये वाला जो ये आया है मेरा, ए बाय कॉस थीटा। बाय वाली चीज पहुंचा दो ऊपर, तो स्ट्रेस आ गया हमारा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपर एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ दे रखी है इसकी 1 मीटर। आगे बोला उसने, एंड रेडियस 2 mm इज क्लैम्प्ड, द लोअर एंड इज ट्विस्टेड टू एन एंगल। ओके, लोअर एंड रेडियस दे दी इसने 1 mm, नॉट 1 mm, 2 mm। और उसको ट्विस्ट करा हमने कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। यानी कि थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अब हमें बताना है एंगल ऑफ शेयर कितना होगा, यानी कि फाई कितना आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात, एल इंटू फाई किसके इक्वल होता है, आर थीटा। एल की जगह लिखो 1, ठीक है, और फाई की जगह लिखो, वो तो कैलकुलेट करना मुझे, यहाँ लिखो आर की जगह 2 mm, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ लिखो थीटा लिखो 45, 45 टू सा 90 इंटू 10⁻³ और इसको बोल सकते हैं 0.09, 0.09 डिग्री। फाई आ गया हमारा ये एंगल ऑफ। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब यंग्स मॉडल, वो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस क्या है भैया, यंग्स मॉडुलस को लिखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लिखेंगे हम एफ बाई ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा हमारा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। देखो, ध्यान रखने वाली बात एक है कि अगर हम अपने वायर की लेंथ को हाफ कर दे या डबल कर दे, या एरिया हाफ या कर दे या ट्रिपल कर दे, तो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है वो डिपेंड करता है प्रॉपर मटेरियल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें, कोई वायर है जो क्लैम था एक एंड पे, अब वो स्ट्रेच होता है ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो ओन वेट के लिए यंग्स मॉडुलस जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे y इक्वल्स टू एम जी एल बाय 2 a डेल्टा एल। टेंशन लगा के करते इसको सॉल्व, इसलिए ये आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो वायर की बात करूं मैं, हमारे सपोज्ड, नहीं चलो उसको तो क्वेश्चन भी ले लेंगे हम। लॉन्ग यंग्स मॉडुलस के बाद आता है हमारा, यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, एक तो।
ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि एक वायर है और ये वायर है स्टील का। इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। लेंथ दे रखी है इसकी 1.5 मीटर, और ये है 4 kg। उसके बाद दूसरा वायर है, उसके नीचे अटैच है दूसरा हमारा मास, और ये मास है 6 kg। और ये है ब्रास का वायर, और लेंथ है इसकी 1 मीटर। ठीक है। और दूसरी बात, यंग्स मॉडुलस जो दे रखा है स्टील का, वो है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ जो यंग्स मॉडुलस दे रखा है ब्रास का, वो है हमारा 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इलोंगेशन, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। स्टील में और ब्रास वायर में इलोंगेशन कितना होगा। अच्छा, एक चीज हाँ इसमें गिवन है। वो क्या गिवन है, रेडियस दोनों वायर्स की सेम है, और वो है 0.25/2 मीटर। नॉट मीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ऐसे लिख के। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे निकालना है डेल्टा एल। क्या निकालना है मुझे, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, वाई एफ एल अपॉन ए वाई। चलो, तो पहले मैं किस वाले वायर का निकालता हूँ डेल्टा एल। पहले मैं निकालता हूँ ब्रास का। ब्रास का निकालूंगा तो यहाँ देखो फोर्स कितना लगा हुआ है, 6 G। कितना लगा है, 6 G की जगह मैं यूज कर रहा हूँ 10। लेंथ इसकी है 1, और इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह मैंने लिखा 3.14, और आर की जगह ये वैल्यू लिखी 0.25/2 इंटू 0.25/2, और 10 की पावर कर दी -4। इसी के साथ y जो है वो लिखा 0.91 इंटू 10⁻11। अब आई थिंक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। इसको कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट अभी यहीं स्टॉप कर दे, पॉज कर दे वीडियो, और वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको मुझे कैलकुलेट करके बता दे आप कि कैलकुलेट करके कितना आ रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 1.32। ब्रास के लिए सॉल्व कर रहा था मैं। 1.32 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके। इसी तरीके से अब अगर मैं सॉल्व करूं किसके लिए, जो हमारा स्टील वाला वायर है, तो डेल्टा एल एस यहाँ पे डेल्टा एल एस कितना हो जाएगा, डेल्टा एल एस आएगा यहाँ पर। सबसे पहले टेंशन देखो कितनी हो जाएगी इसमें, 6 + 4 मतलब 10। 10 G। जी की जगह फिर से 10 लिखा मैंने, और लेंथ है उसकी 1.5 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया में वही लिखूंगा 3.14 इंटू 0.25/2, और 0.25/2 इंटू 10⁻⁻4। और यंग्स मॉडुलस जो लिखूंगा इसका 2 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं, कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा होगा। वीडियो पॉज कर दे यहीं पर, और कैलकुलेट करके बताएं। आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो डेल्टा एस आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वो लेते हैं। फोर्स और इलांगेशन का ग्राफ है दो वायर्स का इस तरीके से।
एफ वाई डेल्टा एल का ग्राफ। दे आर आइडेंटिकल वायर्स, आइडेंटिकल इन लेंथ एंड आइडेंटिकल इन एरिया। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ आइडेंटिकल है। अब हमें बताना है किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो यू नो वेरी वेल y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इसको अगर देखें स्लोप डिवाइड कर रहे हैं तो स्लोप को बता रहे हैं, स्लोप को बता रहे हैं तो स्लोप कहां से मेजर करेंगे, जो क्वांटिटी नीचे लिखी है वहां से। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। इन शॉर्ट वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी, वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी। ओके, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉडुलस। अब ये बल्क मॉडुलस क्या है? बल्क मॉडुलस जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम स्ट्रेस लगाते हैं और उसका पूरा वॉल्यूम चेंज होता है। इन शॉर्ट बल्क मॉडुलस को हम जनरली बीटा से लिखते हैं या कापा से, और वो होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। अब यहां पर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करूं मैं, तो वो होगा पी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं तो डेल्टा वी बाय वी। और यहाँ लगाते हैं माइनस, क्योंकि अगर पी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होगा, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, वही पुराने वाली है, क्योंकि वो तो हमारा जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट काउंट ही नहीं होगी। अच्छा, बल्क मॉडुलस सॉलिड्स के लिए ज्यादा होता है और गैसेस के लिए कम होता है। सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? सॉलिड्स के लिए। और सबसे कम किसके लिए होगा? गैसेस के लिए। तो बीटा एस इज ग्रेटर देन बीटा गैसेस, सबसे कम। अच्छा, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, बीटा लिक्विड और उसके बाद होगा बीटा गैसेस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बल्क मॉडुलस, के बाद आता है हमारा शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या कहता है? शेयर मॉडुलस कि अगर अगर ये जो है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो एफ बाई ए, और ये होगा टेन थीटा। अगर एंगल स्मॉल है, टेन थीटा को एक्स बाई एल भी लिख सकते हो आप। ठीक है। और अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा को, टेन को हटा भी सकते हैं हम। टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। इसके बाद आता है आपका पॉइजो रेशो। पॉइजो रेशो, पॉइजो रेशो कैसे बताएंगे पॉइजो रेशो को? पॉइजो रेशो को हम बताते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये इक्वल होता है डेल्टा डी, डायमीटर के टर्म में लिख दो या रेडियस के टर्म में लिख दो, एक ही बात है, अपॉन डेल्टा एल बाय एल। और यहाँ लगता है माइनस, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर कम होगा, और अगर डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ, कंप्रेस या स्ट्रेच करने के पे। ठीक है। जो पॉइजन रेशियो है रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी का पॉइजन रेशियो होता है 0.5, और जनरली इसकी वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें
इनमें रिलेशन की, अगर हम बात करें रिलेशन की, किस किस का रिलेशन? रिलेशन बिटवीन वाई, बीटा, सिग्मा और ईटा। रिलेशन बिटवीन वाई, बीटा, ईटा एंड सिग्मा। तो ये होता है y इक्वल्स टू 3 कापा, कापा नहीं बी बीटा लिखो यहाँ, 3 बीटा 1 - 2 सिग्मा, 1 - 2 सिग्मा। और अगर y और ईटा के बीच का रिलेशन बनाना हो तो वो होता है y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो y, ईटा और बीटा के बीच का रिलेशन, तो वो होता है भैया ये बीटा लिखो। ये हमारे 3 रिलेशन है जो काफी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें, अब जैसे इससे आगे थोड़ा चलेंगे हम, वहां पर हमें दिखेगा फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। तो इंपॉर्टेंटली दो चीजें हैं जो इलास्टिसिटी को स्ट्रेच करती हैं। टेम्परेचर, जिससे इलास्टिसिटी क्या हो जाती है हमारी, लूज हो जाती है किसी भी बॉडी की। दूसरा है उसका हैमरिंग करना, और तीसरा होता है इम्प्योरिटीज। ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा से यू, और वो इक्वल्स होगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो मैं उसे लिखूंगा स्मॉल यू से, और वो होगा यू बाय वी, और ये आ जाएगा हमारा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इन चीजों को एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, a rubber rope of length 8 meter is hung, 8 meter is hung from the ceiling of a room. What is the increase in length of the rope due to its own weight? और क्या क्या चीज गिवन है, y गिवन है, इसका y है 5 × 10⁻⁻⁶, नॉट माइनस, +6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा गिवन है इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रबर गिवन है विच इज 1.5 × 10⁻³ kg/मीटर स्क्वायर, kg/मीटर क्यूब। और तीसरा गिवन है इसका, ओके, ये जी गिवन है। अब मुझे निकालना है डेल्टा एल कितना होगा, इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी डेल्टा एल ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो यहां पर आप देखो, अगर ड्यू टू इट्स ओन वेट की बात करें हम, तो हमारा यंग्स मॉडुलस जो होगा वो होगा mg/L/2a डेल्टा एल। डेल्टा एल को इधर पहुंचा दो, और m की जगह लिख दो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इनटू लेंथ, और ये जी एल एज इट इज 2a डेल्टा एल। डेल्टा एल की जगह तो लिखो y, इन इंटरचेंज कर दिया ना, ए से कैंसिल हो गया, रो। अब रो की जगह क्या लिखे भाई, रो की जगह लिखो 1.5 × 10⁻³ एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया ये, और एल स्क्वायर कितना है हमारा, 8 8 ज़ा 64, और जी की जगह लिख लेता हूँ 10, उसके बाद 2 × 10⁻⁻⁴,
10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट, एक सेकंड, यंग्स मॉडुलस लिखना है मुझे। यहाँ यंग्स मॉडुलस है 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 हो गया। अच्छा, कुछ चीज मिस तो नहीं करी? नहीं, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 64 की 1.5 में मल्टीप्लाइड करोगे। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ ये 32 की 1.5 में 48। अब 10 की पावर्स काउंट करते हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -2। और इट विल बी 48 सेंटीमीटर। इट विल बी 48 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रेशर अप्लाई किया है किसी बॉडी पर, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ 0.01%। यानी कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.01% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। 0.01% चेंज हुआ वॉल्यूम। कब? व्हेन प्रेशर ऑफ 200 पास्कल इज अप्लाइड ऑन इट। व्हेन प्रेशर ऑफ 200 पास्कल इज अप्लाइड ऑन इट, व्हाट विल बी इट्स बल्क मॉडुलस? मतलब मुझे बताना बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस बताने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बीटा का फॉर्मूला। बीटा का फॉर्मूला आएगा हमारा, बीटा आ जाएगा यहाँ से पी डेल्टा वी बाय वी। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था 0.01%, इसलिए माइनस वहां एडजस्ट हो गया। अब पी की जगह लिखो 200, डेल्टा वी की जगह लिखो 0.01% हटाने के लिए, और वॉल्यूम एज इट इज, और नीचे वाला वॉल्यूम भी। तो वी से वी क्या हो गया? कैंसिल। एक सेकंड, हमने क्या कर दिया भैया? ये होगा पीवी बाय डेल्टा वी। तो पी की जगह लिखेंगे हम 200, और वी एज इट इज, अपॉन डेल्टा वी की जगह 0.01% हटाने के लिए 100। वी से वी कर दो कैंसिल, फिर से ये हटाओ और दो जीरो लगा दो, तो इसका बल्क मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को स्टार्ट करते हैं हम थ्रस्ट से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसको स्टार्ट करते हैं हम थ्रस्ट से। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या भैया? जो फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा हो वो फोर्स कहलाता है हमारा थ्रस्ट। क्या कहलाता है वो? थ्रस्ट। अगर कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। इसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर इज वेरी कॉमन थिंग। अब आपका सवाल ये होगा, सर प्रेशर, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, F/A। F/A प्रेशर, तो सर आपने ये फॉर्मूला तो स्ट्रेस का लिख दिया था। स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ये जरूरी नहीं है, बट प्रेशर में परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, 100% होगा, यानी कि थ्रस्ट होता है। अच्छा, इसकी यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन मीटर। और इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है इसकी, क्वांटिटी जो है वो है ये स्केलर, जबकि इसके पास डायरेक्शन होती है। प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है, बट ये कैसी क्वांटिटी है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्यों है ऐसी क्वांटिटी है? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पूरी फिजिक्स में ऐसी सिर्फ दो ही क्वांटिटीज हैं जो स्ट्रेस, जो हमारी डायरेक्शन होती है बट दे आर स्केलर क्वांटिटी, और वो दो क्वांटिटीज है करंट और प्रेशर। करंट और प्रेशर दोनों ही लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ओके,
इसके बाद आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है। डेंसिटी बहुत कॉमन चीज है और वो होती है मास बाय वॉल्यूम। यूनिट होगी इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। इसके बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों एक ही चीजें हैं। रिलेटिव डेंसिटी बोलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जब हम किसी की भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर बता रहे हो, तो वो कहलाती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर जो है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है। ठीक है। इसके बाद अगर सपोज एक बॉडी है, अच्छा डेंसिटी के बिहाफ पर हम फ्लोटेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी पानी में फ्लोट कर रही है, तो व्हाट डज इट मीन कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। और अगर कोई बॉडी सिंक कर रही है, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। सिंपल। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इसके बिहाफ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पानी का जहाज जो है लोहे से बनता है, आयरन का बना हुआ होता है वो, और वो पानी में डूब जाता है, पानी पे फ्लोट करता है। जबकि जो नेल होती है, आयरन नेल, वो डूब जाती है क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। उस जो हमारा शिप है, उस शिप के अंदर बहुत सारी एयर है, ओवरऑल डेंसिटी उसकी वाटर से कम होती है, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोट। ओके। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट एयर में, इफ वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज WA, इन वाटर इन वाटर इज WW, then density of body, density of body can be WA upon WA minus WW। और इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट का कि लिक्विड के अंदर मास WL है, वो एयर के अंदर WLA है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो बनेगी वो होगी WA माइनस WL अपॉन WA माइनस WW। और ये क्या है हमारे? वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। ठीक है। इसके बिहाफ पर हम काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर समझो कि एक हमारा, सपोज ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर
इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फिल है अप टू एच डेप्थ, अप टू एच डेप्थ। तो अब जरा बात समझिए आप पहले। एक वर्ड है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक बॉडी पे लगता है। नाम से ही पता चल रहा होगा उसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पी, उसको पी नॉट बोलते हैं हम, और वो होता है, उसकी वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका नाम होगा जो, अगर मैं यहां पर प्रेशर पता करना चाहूं अपना, इसका बेस एरिया है ए, बेस एरिया है इसका ए। ठीक है। तो गॉज प्रेशर की अगर मैं बात करूं, पी जी लिख रहा हूं उसको मैं, तो वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स किसका? मास, एम जी बाय ए। अब एम कितना लिखूं? इसका डेंसिटी इंटू, इसकी डेंसिटी रो है, और इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू जितनी हाइट तक ये फिल है, और यहाँ जी बाय ए से ए हो गया कैंसिल। तो गॉज प्रेशर कितना आ गया हमारा? गॉज प्रेशर आ गया हमारा रो जी एच। और इसी तरीके से एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इक्वल टू सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। ये आता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर एक ओपन चीज के ऊपर जहां पर एयर है वहां अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक ये हमारा कंटेनर है, 3 कंटेनर है। तीनों के अंदर मैंने फिल कर दिया 1 kg वाटर। ठीक है। 3 कंटेनर है और तीनों के अंदर मैंने फिल कर दिया सेम मास, मतलब 1 kg वाटर। तो अब बताइए आप मुझे कि सबसे ज्यादा प्रेशर किसके बेस पे होगा? ए, बी और सी? कमेंट में आप कर दीजिए इसका आंसर जल्दी से। ठीक है। इसके बाद चलते हम थोड़ा आगे, इसके बाद चलते आगे, और आगे जाने में पहले करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, वो है हमारा पास्कल्स लॉ। पहले पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम लिक्विड के किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड विल नॉट एक्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वहां ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर करना होगा तभी वो काउंटेबल है। इन शॉर्ट F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह। पास्कल्स लॉ के बिहाफ पर जो बनी है चीजें, उनमें सबसे जरूरी चीज है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और आजकल हाइड्रोलिक हैमर भी ट्रेंड में है। ठीक है। ये पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन होती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? इसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले मैं बताता हूं बायंड फोर्स। बायंड फोर्स, व्हाट इज बायंड फोर्स? जब किसी
लिक्विड में किसी बॉडी को सिंक किया जाता है फुल्ली और पार्शियली। When a liquid is dipped in a liquid fully or partially, when a body is dipped in a liquid fully or partially, then an upward force acted on it. यहाँ अपवर्ड फोर्स लगेगा इस पे, और ये अपवर्ड फोर्स ही कहलाएगा हमारा बाइंड फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स ही क्या कहलाएगा हमारा बाइंड फोर्स। इसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फुल्ली और पार्शियली सिंक करें, फुल्ली और पार्शियली अगर हम सिंक करें लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को, तो उस पे लगने वाला बाइंड फोर्स इक्वल टू होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि एफ बी जो होगा वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट को हम एमजी से लिखते हैं ना, मैंने यहां एम डैश लिखा है। क्यों लिखा है एम डैश? किसका मास है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन को। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो देखो अब तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई बात। अगर mg और fv इक्वल है, mg और fv अगर इक्वल हैं, तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और अगर mg ज्यादा होगा, अच्छा फ्लोट भी किस तरीके से? फुल्ली सिंक होके फ्लोट करेगी। w इक्वल्स टू fv। वेट किस इक्वल है? fv के। तो इस सिचुएशन में w इक्वल्स टू अगर fv के है, तो इस सिचुएशन में बॉडी फ्लोट करेगी बट फुल्ली सिंक। अगर W लेस देन है FV से, मतलब बाइंड फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर फ्लोट करेगी पार्शियली सिंक। फ्लोट बट पार्शियली सिंक। पार्शियली सिंक। और इसी तरीके से अगर W ग्रेटर देन है FV से, इस सिचुएशन में बॉडी सिंक हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारा अपेरेंट वेट। अगर मैं बात करूं अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट क्या है भैया? जब हम किसी बॉडी को, मतलब आप लोगों ने भी किया होगा जब आप कभी किसी नदी में नहाने गए हों, या किसी हमारे यहाँ ट्यूबवेल होते हैं उसमें नहाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में नहाए हों, तो हम लोग खेलते हुए क्या करते थे? एक दूसरे दोस्तों को उठा उठा के फेंकते थे। मतलब वो पानी के बाहर 60 किलो हो गए, बट हम उस 60 किलो को पानी के अंदर उठा पा रहे हैं, इजीली बाहर नहीं उठा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस पर लग रहा है एक बाइंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो गया है। अब वो जो वेट एक्चुअल में हमें फील हो रहा है, जो हमें फील हो रहा है वेट, उस बॉडी का वेट, वही क्या कहलाता है? अपेरेंट वेट। तो W अपेरेंट जो है वो इक्वल्स टू होता है mg माइनस fv के, जो हमें अपीयर होगा, फील होगा। mg को अगर मैं लिखूं तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो बी लिख रहा हूं मैं, इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फुल्ली सिंक है ये, इसलिए मैंने सारा का सारा ले लिया वॉल्यूम इसका। अब यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं रो बी, वी और जी। तो यहां पर आएगा 1 माइनस रो एल अपॉन
रो बी, और ये इक्वल्स टू होगा mg के W अपेरेंट। तो W अपेरेंट होगा हमारा W1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।